तो देखिए तमाम टॉपिक्स को पढ़ने के बाद आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फाइनली ग्राम श्मिट प्रोसेस। तो देखिए अगर आप हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स जो नेट या आईआईटी जैम जैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो अगर आप उनको उनकी अलजेब्रा तैयार करना चाहते हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है उसको पढ़ सकते हैं उसमें जाकर। तो आपको बढ़िया से तैयारी हो जाएगी। और बाकी और भी तमाम टॉपिक्स पर मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। तो अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं किया है। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा और आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। चलिए अच्छा, तो देखिए ग्राम श्मिट प्रोसेस है क्या। तो इसको देखिए दो लोगों ने दिया था। एक हमारे जर्मन मैथमेटिशियन है जिनका नाम है अर्हार्ड श्मिट, ये इनका नाम है। ठीक है, थोड़ा कठिन नाम है हम इंडियंस के बोलने के लिए। तो नाम है अर्हार्ड श्मिट। दूसरा है इनका नाम है जॉर्गेन पेडरसन ग्राम। ठीक है, ये हमारे डैनिश एक्चुअरी हैं। ठीक है, एक्चुअरी का हिंदी में तो मीनिंग वैसे मुंशी होता है ना। चलिए अच्छा, तो इन दोनों के दिया हुआ है। इसका पहले देखिए, पहले मैं आपको प्रूफ नहीं बता रहा हूँ, इस वीडियो में आपको प्रूफ बताऊंगा, ये नहीं कह रहा हूँ प्रूफ बताऊंगा नहीं, पर प्रूफ निकलता है कैसे उसकी एल्गोरिदम को पहले हम लोग समझते हैं, क्योंकि डायरेक्टली प्रूफ समझना बहुत थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो डायरेक्टली प्रूफ तक पहुंचने से पहले हम इसकी थोड़ी सी आपको एल्गोरिदम देते हैं। एल्गोरिदम क्या है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है विच इज यूज टू कन्वर्ट अ बेसिस, कोई बेसिस को जिसमें मान लीजिए हमारा u1 वेक्टर u2 वेक्टर अप टू ur वेक्टर है, तो ऐसी बेसिस को हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑर्थोगोनल बेसिस में। ठीक है, so this process is used to convert a basis जिसके एलिमेंट ये हैं u1 वेक्टर u2 वेक्टर अप टू ur वेक्टर। वो वेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए मैं नीचे लाइन खींचता हूँ, इनटू एन ऑर्थोगोनल बेसिस, कि इस बेसिस को हम ऑर्थोगोनल बेसिस में बदल दें जिसके वेक्टर्स वो लिखे हुए हैं v1 वेक्टर v2 वेक्टर अप टू vr वेक्टर। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा एक कंप्यूटेशन का इस्तेमाल करते हैं। वो कंप्यूटेशन क्या है कि हम मान लेते हैं कि u1 वेक्टर u2 वेक्टर अप टू ur वेक्टर ये बेसिस है किसी सब स्पेस w ऑफ rn। तो हमारा जो n डायमेंशनल का यूक्लिडियन स्पेस rn है उसके किसी सब स्पेस w की ये बेसिस है। अब हम क्या करते हैं, इसके लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं। पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं u1 वेक्टर हमारा v1 वेक्टर जो है वो u1 वेक्टर के बराबर है। ठीक है, फिर जो दूसरा वेक्टर आता है वो कहाँ से आता है, तो दूसरा वेक्टर एक्चुअली क्या होता है, दूसरा वेक्टर जो है हमारा वो एक्चुअली क्या होता है आपका, वो ऑर्थोगोनल होता है v1 वेक्टर के। ठीक है, आप क्या करते हो, आपको ऑर्थोगोनल बेसिस बनानी है ना। तो ऑर्थोगोनल बेसिस एक ऐसी बेसिस होती है जिसमें एलिमेंट्स म्यूचुअली ऑर्थोगोनल होते हैं। ठीक है, तो अगर हमको अगला वेक्टर चाहिए v2 वेक्टर, तो हम क्या करेंगे, हम v1 वेक्टर के ऑर्थोगोनल एक वेक्टर निकालेंगे v2, मतलब उसके परपेंडिकुलर v1 वेक्टर के परपेंडिकुलर एक v2 वेक्टर निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, तो उसको निकालने का तरीका है कि हम कंप्यूट करते हैं u2 वेक्टर का कंपोनेंट जो कि ऑर्थोगोनल होगा उस सब स्पेस के जो कि v1 द्वारा स्पैन हो रहा होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए ये एक्चुअली आपका क्या लिखा है, आप निकालना क्या चाह रहे हो, आप निकालना चाह रहे हो u2 वेक्टर का वो कंपोनेंट जो कि ऑर्थोगोनल होगा किसके, सब स्पेस स्पैन्ड बाय v1। मान लीजिए w1 जो है, आपको समझा रहा हूँ कि w1 जो है हमारा सब स्पेस स्पैन्ड हो रहा है v1 वेक्टर से। ठीक है, हम u2 वेक्टर की प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं w1 वाले स्पेस में, तो वो इस तरह से निकलती है, इस तरह से निकलेगी। ठीक है, कि हम u2 वेक्टर की परछाई निकाल रहे हैं, प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं v1 के अलोंग, तो इस तरह से निकलेगा। ये मैं अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, तो आप मेरी पिछली वीडियो प्रोजेक्शन की कवर करिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम आगे क्या निकालना चाहते हैं, हम निकालना चाहते हैं, देखिए समझिए हमको v2 कैसे मिलेगा, v1 के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर हम वेक्टर निकाल ले जाए, तो v1 कहाँ पे आ रहा है, w1 में। v1 कहाँ आ रहा है, w1 में। मान लीजिए इसका मैं अभी आपको फिगर भी बता दूंगा। ठीक है, पर हम क्या कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए ये मेरा w1 है, ये हमारा क्या है, ये बोर्ड जो आपको दिख रहा है, ये बोर्ड मेरा w1 है। तो इस बोर्ड में ही मेरा v1 वेक्टर होगा, बोर्ड में ही क्या होगा, मेरा v1 वेक्टर होगा। तो v2 वेक्टर मुझको कहाँ मिलेगा, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। v2 मुझको कहाँ मिलेगा, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो w1 के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर हम वेक्टर को निकाल ले जाएं तो हमको v2 वेक्टर मिल जाएगा, क्योंकि v2 वेक्टर कहाँ आएगा, देखिए w1 वाला जो स्पेस है उसमें आपका v1 है,
और V1 के जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम वेक्टर निकालेंगे तो आपको V2 मिलेगा। ठीक है, तो V2 निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये W1 है, W1 में ही आपका V1 वेक्टर है और W1 के परपेंडिकुलर ये वाला स्पेस मिलेगा, तो इस वाले स्पेस में आपका V2 वेक्टर आ जाएगा। तो उसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, प्रोजेक्शन निकालनी U2 वेक्टर की W1 में। वो कैसे निकलेगी, वो निकलेगी इस तरह से, कैसे निकलेगी, U2 वेक्टर माइनस प्रोजेक्शन ऑफ U2 वेक्टर इन W1, इससे निकलेगी, इस फॉर्मूले से। तो ये फॉर्मूला जरा अपने दिमाग में रखिए और देखिए इसी से हमने ये चीज़ निकाली है। देखिए लिखा हुआ U2 वेक्टर, देखिए U2 वेक्टर की जगह लिखा है U2 वेक्टर, माइनस लगा रखा है, यहाँ पे भी माइनस है और प्रोजेक्शन W1 की U2 वेक्टर में क्या है, ये लिखी हुई है। तो वही देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो ये जो हमारा निकल कर आया है, ये जो आपको दिख रहा है इस समय, वो एक्चुअली प्रोजेक्शन ऑफ U2 वेक्टर इन W1 परपेंडिकुलर। ठीक है, W1 परपेंडिकुलर वाले स्पेस में U2 वेक्टर की ये प्रोजेक्शन है। तो देखिए ये आपको मिल गया V2 वेक्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपको समझाते हैं हम क्या बताने जा रहे हैं। आगे देखिए, अच्छा अगर इसी बात में आपको ऐसे मिलेगा, ये देखिए ये हमारा क्या है, अब हमारे पास एक नया सब स्पेस है, मान लीजिए W3। ठीक है, हमारे पास एक नया सब स्पेस है जो कि कौन सा है, W2, W3 में लिख दिया W2। ठीक है, W2 हमारा सब स्पेस है, इसमें आपके पास दो वेक्टर्स हैं, कौन कौन है, एक मान लीजिए V1 वेक्टर है और एक V2 वेक्टर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना निकालना चाहते हैं V3 वेक्टर। तो V3 वेक्टर कैसे निकलेगा, जिस स्पेस में आपका V1 और V2 वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो आपको वेक्टर मिलेगा वो आपका क्या होगा, V3 वेक्टर होगा। तो वो कैसे मिलेगा, हम क्या करेंगे, हमारा एक हम U3 जो हमारा वेक्टर है, U3 वेक्टर जो आपका इसमें मेन बेसिस में, उस U3 वेक्टर की आप क्या निकाल लीजिए, प्रोजेक्शंस निकाल लीजिए W2 के परपेंडिकुलर स्पेस में। U3 वेक्टर की हम प्रोजेक्शन निकाल लें W2 के परपेंडिकुलर स्पेस में जो कि इधर है, तो वहां पर आपको वही जो आप प्रोजेक्शन निकालेंगे वही आपका V3 वेक्टर होगा। ठीक है, तो वो कैसे निकलेगी, जैसे आपका मान लीजिए ये U3 वेक्टर है, ये आपका क्या है, U3 वेक्टर है। तो U3 वेक्टर की एक प्रोजेक्शन आपकी निकलेगी, यहाँ पे बेसिकली आपकी दो प्रोजेक्शंस निकलेंगी, है ना। एक प्रोजेक्शन आपकी निकलेगी कौन सी, एक प्रोजेक्शन आपकी निकलेगी यहाँ पर, दो निकलेंगे वैसे, एक प्रोजेक्शन आपकी निकलेगी W2 वाले स्पेस में V1 वेक्टर की, और एक प्रोजेक्शन आपकी निकलेगी, प्रोजेक्शन एक और निकलेगी आपकी W2 में किसकी, V2 वेक्टर की। इन दोनों की प्रोजेक्शंस आपको मिल गई। अब इनके जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका स्पेस है, इनके जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका स्पेस है जो कि आपका W2 परपेंडिकुलर है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन में आपको जो मिलेगा वो होगा प्रोजेक्शन ऑफ U3 वेक्टर। U3 वेक्टर की आप प्रोजेक्शन निकालते हैं, सॉरी मैं V1 लिख दिया, U3 वेक्टर की ही प्रोजेक्शन आपको यहाँ पर मिलेगी, क्या मिलेगी, U3 वेक्टर की आपको यहाँ पर प्रोजेक्शन निकालनी है। ठीक है, किसमें, W2 स्पेस में जो कि V1 V2 से स्पैन हो रहा है, और इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो आपका W2 परपेंडिकुलर का स्पेस है उसमें आपको जो U3 की प्रोजेक्शन मिलेगी वही आपका क्या होगा, वही आपका V3 वेक्टर होगा। ठीक है, वही आपका क्या होगा, V3 वेक्टर होगा। तो वो कैसे निकलेगा, आपने क्या करना है, ये आपको कैसे निकलेगा, ये आपका कैसे निकलेगा, तो देखिए प्रोजेक्शन जो है आपकी W2 परपेंडिकुलर वाले स्पेस में U3 वेक्टर की, वो कैसे निकलेगी, वो निकलेगी U3 वेक्टर को आप माइनस कर दीजिए, U3 वेक्टर को आप माइनस कर दीजिए किससे, प्रोजेक्शन ऑफ U3 वेक्टर इन W2 स्पेस। ठीक है, अब U3 आप देखिए हमने क्या करना है, V3 निकालना है, ये आपका क्या निकलेगा, V3 वेक्टर, ये आपका क्या निकलेगा इससे, V3 वेक्टर। कैसे निकलेगा, तो V3 वेक्टर बराबर होगा, V3 वेक्टर आपका बराबर है इसकी, और ये बराबर है किसके, U3 वेक्टर माइनस, अब ये आपका क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ U3 वेक्टर इन W2 स्पेस। तो वो कैसे निकलेगा, वो आपका इन दोनों स्टेप्स में निकला, U3 का इनर प्रोडक्ट V1 वेक्टर के साथ अपॉन नॉर्म ऑफ V1 का स्क्वायर साथ में V1 वेक्टर। ठीक है, क्योंकि देखिए ये आपका W2 दो वेक्टर से स्पैन हो रहा है ना, V1 से और V2 वेक्टर से, दो से स्पैन हो रहा है तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। तो ये देखिए V1 वेक्टर और साथ में ये स्केलर
स्केलर स्पेशल तरीके का होता है ये। u3 वेक्टर का इनर प्रोडक्ट v1 के साथ अपॉन नॉर्म v1 का स्क्वायर, और साथ में v2 वेक्टर और उसके साथ एक स्केलर। स्केलर क्या है, u3 वेक्टर का इनर प्रोडक्ट v2 वेक्टर के साथ अपॉन नॉर्म v2 का स्क्वायर, क्योंकि ये आपके ऑर्थोगोनल बेसिस के एलिमेंट्स है ना। तो ऑर्थोगोनल बेसिस के एलिमेंट्स के साथ जो स्केलर रखते हैं वो इस तरह के होते हैं। ये मैंने अपने ऑर्थोगोनल बेसिस की वीडियो में बता रखा है, तभी मैंने वो सारी वीडियो कवर करी थी कि आपको थोड़ा आराम से समझ में आए। सेम प्रोसेस आपका V4 के साथ लगेगा, तो V4 का भी डायग्राम आपको हम समझा देते हैं, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा, जरा मैं इसको रब कर दूं, फिर मैं आपको V4 का भी कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। देखिए ये एल्गोरिदम में थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक बार आपको एल्गोरिदम समझ में आ गई तो आपको प्रूफ समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। और देखिए ये हमारा क्या है, मान लीजिए ये हमारा है W3 वाला स्पेस। अब W3 स्पेस में आपके पास 3 वेक्टर हैं, एक वेक्टर है V1, एक वेक्टर है V2 और एक वेक्टर है V3। अभी हमारा 3 वेक्टर से स्पैन हो रहा है। यहाँ हमारे पास क्या है, एक U4 वेक्टर है, यहाँ हमारे पास क्या होगा, U4 वेक्टर होगा और उसकी प्रोजेक्शन हम लोग लेंगे इस W3 स्पेस में। उसकी प्रोजेक्शन हम लोग लेंगे W3 स्पेस में, जो कि इस तरह से दिखेगी, प्रोजेक्शन ऑफ U3 वेक्टर इन W3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए V4 वेक्टर। V4 वेक्टर कैसे मिलेगा, V3 के मतलब इन तीनों, वो V4 वेक्टर आपका इन तीनों के ऑर्थोगोनल होना चाहिए। किसके ऑर्थोगोनल होना चाहिए, V3 वेक्टर, V2 वेक्टर और V1 वेक्टर के, ठीक है। तो ऐसा वेक्टर आपको कैसे मिलेगा, तो हमने एक स्पेस ले लिया W3। W3 स्पेस में हमारे ये तीनों वेक्टर है, V1 वेक्टर भी है, V2 वेक्टर भी है और V3 वेक्टर भी है, ठीक है। तो अगर इन तीनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल हमको कोई वेक्टर चाहिए, तो हम W3 स्पेस के ऑर्थोगोनल जो स्पेस है उसमें वेक्टर ढूंढ लें। तो W3 का ऑर्थोगोनल जो स्पेस है वो हमारा कौन सा स्पेस होगा, वो हमारा होगा W3 परपेंडिकुलर। तो हम अपने अपने U4 वेक्टर की प्रोजेक्शन निकाल लें, U4 वेक्टर की प्रोजेक्शन निकाल लें W3 परपेंडिकुलर वाले स्पेस में। वो कैसे आएगी, तो प्रोजेक्शन हमको निकालनी है W3 परपेंडिकुलर वाले स्पेस में अपने U4 वेक्टर की, ठीक है। तो वो कैसे आएगी, तो वो आएगी इस तरह से कि आप U4 वेक्टर को माइनस कर दीजिए, प्रोजेक्शन ऑफ W3 वेक्टर, U4 वेक्टर इन W3 स्पेस, ठीक है। अपने U4 वेक्टर की प्रोजेक्शन जो आपको मिल रही है इसमें W3 स्पेस में, ठीक है, तो उससे आप माइनस कर दीजिए। तो देखिए आपको ये कैसे करना है, बहुत सिंपल है। देखिए इससे आपको क्या मिल जाएगा, इससे आपको मिल जाएगा आपका V4 वेक्टर। V4 वेक्टर आपका इसी से मिलेगा आपको। तो V4 वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, U4 वेक्टर माइनस माइनस प्रोजेक्शन ऑफ W3 U4 वेक्टर। तो देखिए आपकी प्रोजेक्शन ऑफ W3 जो है, W3 स्पेस में आपकी U4 वेक्टर की प्रोजेक्शन आपको कैसे मिलेगी, तो वो आपको मिलेगी, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपल आपका यही चीज है, प्रोजेक्शन ऑफ U4 इन W3 वेक्टर, ठीक है। क्या करना है आपको, U4 वेक्टर को मतलब आपको इस चीज को लिखना है लीनियर कॉम्बिनेशन में V1 वेक्टर, V2 वेक्टर, V3 वेक्टर, क्योंकि ये एलिमेंट आपका किसको बिलोंग कर रहा है, ये एलिमेंट आपका बिलोंग कर रहा है, आप ध्यान दीजिए, ये एलिमेंट आपका W3 में बिलोंग कर रहा है। देख लीजिए प्रोजेक्शन W3 U4 वेक्टर जो है आपका U4 वेक्टर, ये आपका बिलोंग कर रहा है किसको, ये आपका बिलोंग कर रहा है W3 वाले स्पेस को। तो ये आपका वेक्टर है W3 स्पेस का। अब इसको हम V1, V2 और V3 वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। कैसे, हमने अपने इस वेक्टर की जगह क्या लिखा, हमने देखिए अपने प्रोजेक्शन W3 U4 वेक्टर की जगह लिखा है इन तीनों को, यानी देखिए V1 वेक्टर साथ में एक स्केलर, V2 वेक्टर साथ में एक स्केलर, V3 वेक्टर साथ में एक स्केलर, ठीक है, क्योंकि ऑर्थोगोनल बेसिस के एलिमेंट्स हैं तो इनमें स्केलर इसी तरह के लगते हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमने अपने प्रोजेक्शन U4 वेक्टर की जगह वही लिखा है, पर इसको हमने किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा है, V1 V2 V3, जो कि वेक्टर है W3 के, और ये भी W3 की बेसिस के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और ये हमारा मेन वेक्टर है W3 का, तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में इस तरह से लिखा है। अब आप इसी चीज को R स्टेप्स तक कंटिन्यू रख लीजिए, तो आपको क्या मिल जाती है, ये जो आपको V1 वेक्टर, V2 वेक्टर, V3 वेक्टर ही मिलता है, मतलब VR वेक्टर तक। ये आप R स्टेप्स तक करेंगे ना, तो जैसे आपको V1 V2 V3 मिला, ऐसे आपको V4 मिलेगा, V5 मिलेगा, कहाँ तक, VR तक। तो ये आपका जो सेट बनता है, बेसिस बनती है
ये ऑर्थोगोनल सेट होता है नॉन जीरो वेक्टर्स का, या ऑर्थोगोनल बेसिस भी होती है ये। ठीक है, तो हमने देखा अपनी इस बेसिस को इस बेसिस में कन्वर्ट कर लिया, और इसकी स्पैन जो होती है ऑर्थोगोनल बेसिस की, वो हमारी जो पहले वाली बेसिस थी उसकी स्पैन के इक्वल होती है हर आई के लिए। ठीक है, और अगली चीज ये है कि हमारी ऑर्थोगोनल बेसिस होती है W की। तो एक सिंपल सा प्रोसेस आप याद कर लीजिए कि आप क्या करेंगे, पहला स्टेप u1 वेक्टर v1 वेक्टर के बराबर लेंगे। फिर v2 वेक्टर कैसे मिलता है, v2 वेक्टर हमको मिलता है v1 वेक्टर के परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल, जो कि आपको इस फॉर्मूले से मिल जाएगा। ठीक है, जो कि आपको इस फॉर्मूले से मिल जाएगा, जहाँ ये क्या है, ये u2 वेक्टर है माइनस ये क्या है, ये आपकी प्रोजेक्शन है, ये आपकी क्या है, प्रोजेक्शन है u2 वेक्टर की w1 वाले स्पेस में, जो कि स्पैन हो रहा है v1 वेक्टर से। ये आपका कैसे मिलेगा, v3 वेक्टर, ये v3 वेक्टर वो वेक्टर है जो v1 और v2 दोनों के परपेंडिकुलर होता है, और ये आपको किस में मिलेगा, ये आपको उस स्पेस में मिलेगा जो v1 v2 से स्पैन हो रहा होगा। ठीक है, और वो मिलेगा कैसे, ये u3 वेक्टर, और ये दोनों क्या है, ये प्रोजेक्शन है u3 वेक्टर की w2 वाले स्पेस में। ठीक है, और ये आपका क्या है, ये v4 वेक्टर है जो कि v1 v2 v3 तीनों के परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल होना चाहिए। तो ये आपको ऐसे स्पेस में मिलेगा w3 जो कि v1 v2 v3 से स्पैन हो रहा होगा। ठीक है, तो आपको मिलेगा कैसे, u4 माइनस प्रोजेक्शन ऑफ u4 वेक्टर इन w3 स्पेस, और वो प्रोजेक्शन ये है, इस तरह से कीजिएगा। जैसे आप आगे करिए, अब इसका प्रूफ मैं आपको दिखा देता हूँ, उसमें ज़्यादा हमको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब। तो देखिए, अभी मैंने आपको एल्गोरिदम बता दी, जल्दी से मैं आपको थ्योरम बता देता हूँ। तो थ्योरम की स्टेटमेंट ये है, ग्राम स्मिथ ऑर्थो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जो है उसकी स्टेटमेंट हमारी ये है कि एवरी नॉन जीरो फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस हैज एन ऑर्थो नॉर्मल बेसिस। ठीक है, तो देखिए इसकी दो तरह की थ्योरम आती है, एक में लिखा रहता है ऑर्थोगोनल बेसिस, एक में लिखा रहता है ऑर्थो नॉर्मल बेसिस। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल वाली तक तो हम लोग जाएंगे ही, इसमें आपको दोनों थ्योरम का प्रूफ एक ही मिल जाएगा। बस ऑर्थो नॉर्मल वाली में एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, एक छोटा सा स्टेप बढ़ाना होता है। तो पहले बताते हैं क्या है कि लेट W बी यानी नॉन जीरो फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेस ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस B। ये वही लाइन है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको एल्गोरिथम बताई थी। एंड सपोज दैट u1 वेक्टर u2 वेक्टर अप टू ur वेक्टर ये बेसिस है हमारे W की, ये भी मैंने आपको वहां पे बता दिया था। ठीक है, हमको इसको किस में बदलना है, हमको इसमें बदलना है ऑर्थो नॉर्मल बेसिस में। तो ऑर्थो नॉर्मल बेसिस में बदलने से अच्छा है कि आप पहले इसको क्या करें, ऑर्थोगोनल बेसिस में बदलें। तो ये लिखा है इट इज सफिशिएंट, इट सफिशिएंट का मतलब इट इज सफिशिएंट टू शो दैट W हैज एन ऑर्थोगोनल बेसिस। अगर आप पहले ये दिखा ले जाएं कि W जो है, मतलब ये जो आपकी बेसिस है, इसको हम कन्वर्ट कर दें किसमें, ऑर्थोगोनल बेसिस में। ठीक है, ऑर्थो नॉर्मल में बदलने के लिए बस आपको क्या करना पड़ता है, मैंने यहाँ पे देखिए बता दिया है कि वेक्टर्स जो है ऑर्थोगोनल बेसिस के कैन बी नॉर्मलाइज्ड टू ऑब्टेन एन ऑर्थो नॉर्मल बेसिस। आप क्या करें, अपनी जो ऑर्थोगोनल बेसिस बनती है उसके एलिमेंट्स को बस क्या कर दें, नॉर्मलाइज कर दें। देखिए नॉर्मलाइज कैसे किया जाता है वो हम आपको एक एक छोटी सी बात बता दे रहे हैं उसमें। जैसे मान लीजिए आपकी v1, आपका ये v1 वेक्टर है। ठीक है, v1 वेक्टर है आपका किसमें, ऑर्थोगोनल बेसिस में। ठीक है, थोड़ा सा नीचे लिख दे रहे हैं, v1 वेक्टर जो है आपका, ये आपके मान लीजिए ऑर्थोगोनल बेसिस में है। इसको आप क्या करना चाहते हैं, इसको आप नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। तो कैसे किया जाता है, v1 वेक्टर जो है इसको इसी की नॉर्म से बस क्या करना जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये नॉर्मलाइज हो जाता है। तो ऐसी तमाम जितने भी वेक्टर हैं उनको उनकी नॉर्म ऑर्थोगोनल बेसिस हम बना लेंगे। ऑर्थोगोनल बेसिस में जितने वेक्टर होंगे उन सारे वेक्टर्स को उनकी नॉर्म से डिवाइड कर देंगे, तो ऑर्थो नॉर्मल बेसिस बन जाएगी। ठीक है, तो पहले ऑर्थोगोनल बेसिस कैसे बनेगी, तो फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ स्टेप जो है वो आपको ऑर्थोगोनल बेसिस दे देंगे, जिसके एलिमेंट्स इस तरह के होंगे, W की ऑर्थोगोनल बेसिस मिल जाएगी। तो ये सारे वेक्टर इनमें कन्वर्ट हो जाएंगे। तो उसके लिए पहला स्टेप तो आपको हमने ये बताया था कि u1 वेक्टर को v1 वेक्टर के बराबर ले लीजिए। दूसरा क्या करेंगे, वी कैन ऑब्टेन, हम एक v2 वेक्टर ऑब्टेन कर सकते हैं जो v1 वेक्टर के क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। ये किसी w1 सब स्पेस में होगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे, इस v1 वेक्टर को जो v2 वेक्टर को जो कि v1 के ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर है, u2 वेक्टर का कंपोनेंट निकालेंगे जो कि w1 स्पेस के ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर होगा, जो कि v1 से स्पैन हो रहा है। ठीक है, तो ये अभी अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कैसे होता है वो। तो वो v2 वेक्टर आपका क्या निकलेगा, u2 वेक्टर माइनस प्रोजेक्शन ऑफ u2 वेक्टर इन w1 स्पेस। ठीक है, आपका ये v2 वेक्टर किसको बिलोंग कर रहा होगा, ये v2 वेक्टर जो है आपका v2 वेक्टर
ये आपका बिलोंग कर रहा होगा किसको, प्रोजेक्शन ऑफ, या आप कह सकते हैं ये बराबर भी हो सकता है, ठीक है, ये आपका क्या है, बराबर है किसके, प्रोजेक्शन ऑफ u2 वेक्टर, u2 वेक्टर की प्रोजेक्शन के बराबर है किसमें, W1 के जो परपेंडिकुलर स्पेस है उसके, ठीक है। तो और ये किसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है, ये वैल्यू इसके बराबर होती है, ये निकालना हमने अपनी पिछली वीडियो में सिखाया था, इसमें भी आपको एल्गोरिथम बता दिया। तो ये हो जाएगा u2 वेक्टर माइनस प्रोजेक्शन ऑफ u2 वेक्टर इन W1 स्पेस। तो u2 वेक्टर तो ये लिखा हुआ है और u2 वेक्टर की प्रोजेक्शन W1 में ये लिखी हुई है, ठीक है। अब ये इसी के बराबर इसलिए क्योंकि आपका W1 में जो वेक्टर है जिससे वो स्पैनिंग हो रही है उस सेट की, वो आपका V1 वेक्टर और ये स्केलर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये V2 वेक्टर जो आपका ये जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर V2 वेक्टर जो है वो आपका जीरो वेक्टर नहीं हो सकता, अगर हो जाता है तो बेसिस वेक्टर नहीं होगा। तो V2 वेक्टर जीरो क्यों नहीं हो सकता इसकी बात करते हैं। सिंस इट गुड, यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर V2 वेक्टर जीरो हो गया तो ध्यान दीजिए V2 वेक्टर आपका इसके बराबर है, V2 वेक्टर जीरो हो गया तो मतलब आपका ये जो U2 वेक्टर माइनस U2 वेक्टर इनर प्रोडक्ट V1 अपॉन स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ V1 वेक्टर V1, ये पूरी चीज आपकी किसके बराबर, ये जीरो हुआ तो ये पूरी चीज आपकी जीरो के बराबर हो जाएगी, जीरो वेक्टर के, है ना। अब आप इस चीज को उठाकर इक्वल की उधर भेज दीजिए तो ये प्लस की हो जाएगी, तो U2 वेक्टर आपका बराबर हो जाएगा इस पूरी चीज के जो मैंने प्लस की बनाकर उधर भेज दी है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या किया हमने, V1 की जगह U1 लिख लिया है, V1 की जगह U1, क्योंकि V1 आपका U1 वेक्टर के बराबर है, इसलिए आप क्या कर सकते हैं, V1 की जगह हर जगह U1 ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने आपको पहले बता रखा है कि इनर प्रोडक्ट से जो चीज मिलती है और नॉर्म में जो चीज होती है वो आपकी स्केलर होती है। तो U2 जो है आपका वो सम स्केलर टाइम U1 वेक्टर लिखा है, तो इसका मतलब U2 क्या है, स्केलर मल्टीपल है U1 वेक्टर का। और ये आपको पता है कि अगर एक वेक्टर स्केलर मल्टीपल हो जाता है दूसरे वेक्टर का, तो वो दोनों वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट। तो U2 यहाँ अगर हम V2 वेक्टर को जीरो कर देते हैं, V2 वेक्टर को जीरो करते हैं तो U2 स्केलर मल्टीपल हो जाता है U1 वेक्टर का, तो U2 वेक्टर और U1 वेक्टर क्या हो जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। और आप तो हम लोग तो ये कह रहे हैं ना कि ये U1 U2 अप टू UR वेक्टर ये सब क्या है, बेसिस वेक्टर्स हैं W के, और बेसिस में जो वेक्टर्स होते हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो ये U1 U2 अप टू UR ये बेसिस है W की, और बेसिस के वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। और हमने जब V2 को जीरो वेक्टर लिया तो आपका U2 U1 की लीनियरली डिपेंडेंट आ गया, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। तो इसका मतलब आपका V2 वेक्टर जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो V2 आपका कैसा वेक्टर है, नॉन जीरो वेक्टर है। इसके आगे का भी मैं इधर लिख के आपको बताता हूँ। तो देखिए इसका ये जो अभी मैंने इधर वाला मिटा दिया है जो भी लिखा था, ठीक है, उसकी जगह मैंने आपको इस V2 वेक्टर का ये डायग्राम बता दिया है। ये देखिए W1 स्पेस में हमारा V1 वेक्टर है, इससे स्पैन हो रहा है, और इस U2 वेक्टर की प्रोजेक्शन V1 के अलॉन्ग ये रही, प्रोजेक्शन ऑफ U2 वेक्टर इन ऑन W1, ठीक है, W1 स्पेस पर U2 की प्रोजेक्शन या V1 के अलॉन्ग आप ये कह सकते हैं। और V2 वेक्टर जो इस V1 वेक्टर के ऑर्थोगोनल है या W1 स्पेस के ऑर्थोगोनल है वो ये लिखा हुआ है, ठीक है। आगे की बात ये करते हैं, स्टेप 3 हमारा क्या है। तो स्टेप 3 में देखिए हम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, स्टेप 3 में हम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं एक V3 वेक्टर जो कि ऑर्थोगोनल है इन दोनों वेक्टर्स के, ठीक है। तो ये देखिए ये V3 वेक्टर है हमारा, और V3 वेक्टर हमारा जो है ये देखिए ये V1 वेक्टर है, V1 वेक्टर परपेंडिकुलर है V2 के, ठीक है। देखिए V1 को मैंने अगर z एक्सिस के लॉन्ग लिया है तो V2 मेरा x एक्सिस के लॉन्ग है, ये दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। और V3 वेक्टर जो हमारा y एक्सिस के लॉन्ग है वो हमारा V1 वेक्टर V2 वेक्टर दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। तो वो कैसे निकलेगा, तो उसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमारा जो U3 वेक्टर है, U3 वेक्टर की जो प्रोजेक्शन है, ठीक है, W2 स्पेस में, W2 स्पेस वो स्पेस है जो कि स्पैन हो रहा है V1 वेक्टर और V2 वेक्टर से, ठीक है। तो जो हमारा ये W2 स्पेस है इसके इस W2 स्पेस में पहले हम U3 की प्रोजेक्शन को निकाल लेंगे जो कि है प्रोजेक्शन ऑफ U3 इन स्पेस W2। और क्या करेंगे फिर इसके परपेंडिकुलर, क्योंकि अगर आपको V3 वेक्टर चाहिए जो कि V2 और V1 के परपेंडिकुलर है, तो उसके लिए आपको इस प्रोजेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोजेक्शन निकालनी पड़ेगी। तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो प्रोजेक्शन है वो ये निकली हुई है, U3 वेक्टर माइनस प्रोजेक्शन ऑफ
W2U3 ये एक्चुअली किसके बराबर होता है? ये आपका जो ये चीज है ये बराबर होती है इसके प्रोजेक्शन ऑफ, जो आपका V3 वेक्टर है, V3 वेक्टर वो बराबर है प्रोजेक्शन ऑफ W2 परपेंडिकुलर U3 वेक्टर के। ठीक है, तो U3 वेक्टर की हम लोग प्रोजेक्शन जो निकालते हैं W2 परपेंडिकुलर वाले स्पेस में, उसकी वैल्यू ये होती है और यही हमारा V3 के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, बस इसका काम करना है। तो हमने क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया है V3 वेक्टर जो कि ऑर्थोगोनल है V1 और V2 के। तो V1 और V2 के ऑर्थोगोनल है ये। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग U3 का कंपोनेंट निकालेंगे, U3 का कंपोनेंट निकालेंगे जो कि ऑर्थोगोनल होगा स्पेस W2 के। तो W2 के ऑर्थोगोनल स्पेस होता है W2 परपेंडिकुलर। इसी में हम U3 की प्रोजेक्शन को बस निकाल लेते हैं। तो वो जो प्रोजेक्शन निकल के आती है उससे जो वेक्टर हमको मिलता है वो V1 और V2 वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। तो वो आपका देखिए U3 माइनस प्रोजेक्शन ऑफ W2 U3 के बराबर होगा और प्रोजेक्शन ऑफ W2 U3 इन दोनों के बराबर होगा। कैसे? क्योंकि ये आपका V1 और V2 से स्पैन हो रहा है, तो V1 वेक्टर और V2 वेक्टर की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा और ऑर्थोगोनल बेसिस के क्योंकि ये वेक्टर्स थे तो उनमें स्केलर इस तरह के लगते हैं। और स्टेप 2 में जैसा मैंने आपको बताया कि V2 वेक्टर 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर V2 वेक्टर 0 हो जाता है तो आपकी ये U1 U2 U3 अप टू UR वाली जो बेसिस है वो लीनियरली डिपेंडेंट बन जाती है, जबकि ये आपकी बेसिस है तो इसके वेक्टर्स क्या होने चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो वो चीज़ वायलेट हो जाती है जो अभी मैंने आपको यहाँ पर समझाया था। इसीलिए V3 आपका 0 नहीं हो सकता, जैसे V2 नहीं हो सकता और V1 नहीं हो सकता, वैसे आपका V3 भी 0 वेक्टर नहीं हो सकता। अब इसके आगे का मैं भी आपको इधर बताता हूँ। तो देखिए अभी मैंने यहाँ पर भी थोड़ा मिटा दिया। स्टेप 4 पे पहले आते हैं हम लोग। इसको पहले ना नोट करिएगा, पहले ये नोट करना है। तो स्टेप 4 क्या है, हम लोग एक V4 वेक्टर को निकालेंगे किसकी, जो कि V1 V2 और V3 वेक्टर तीनों के परपेंडिकुलर होगा। अब ये आप कहाँ से निकालेंगे, हम अपने क्या नाम है कंपोनेंट निकालेंगे U4 वेक्टर का। किसका कंपोनेंट निकालेंगे हम, U4 वेक्टर का। ठीक है, U4 वेक्टर का कंपोनेंट निकालेंगे जो कि परपेंडिकुलर होगा या ऑर्थोगोनल होगा V1 V2 और V3 वेक्टर के, किसमें, W3 स्पेस में। तो वो इसकी मदद से निकलेगा। यानी हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है एक्चुअली हम निकालना चाहते हैं ये कि V4 वेक्टर जो है हमारा वो बराबर होगा प्रोजेक्शन ऑफ U4 वेक्टर इसमें W3 के परपेंडिकुलर वाले स्पेस में। ठीक है, और ये वैल्यू किसके बराबर होगी, ये बराबर होगी U4 वेक्टर माइनस प्रोजेक्शन ऑफ U4 वेक्टर इन W3 स्पेस। ठीक है, तो ये देखिए, तो पहले आपको ये निकालना है और ये इसके बराबर होता है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो U4 तो ये लिखा ही हुआ है, बाकी प्रोजेक्शन W3 इनके बराबर होगा। अब इसमें ये V3 वेक्टर और उसका स्केलर और आ जाएगा साथ में। बाकी तो ये तो हम पिछले भी स्टेप पे इस्तेमाल कर चुके थे। तो यही चीज आपको कहाँ तक करनी है, ये चीज आप R स्टेप्स तक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास U के कितने वेक्टर है, U हमारे पास R तक गया है ना। तो इस चीज को हम अब देखिए आपको V4 तक आ गया, इसी को आपको कंटिन्यू रखना है R स्टेप्स तक। तो जब R स्टेप्स तक हम कंटिन्यू रखेंगे तो हमको ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर्स मिल जाएगा। यही हमारी क्या होती है, W की ऑर्थोगोनल बेसिस होती है। ठीक है, क्योंकि सारे मैंने आपको पहले बता दिया कि ये सब हमारे V1 V2 V3 V4 अप टू VR ये सारे एक तो नॉन जीरो भी हैं, V4 भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे हमारे VR तक कोई भी वेक्टर जीरो नहीं है, तो ये नॉन जीरो वेक्टर्स का सेट है और ऑर्थोगोनल बेसिस भी है, और साथ ही साथ ये सब क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है। और वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। आगे की बात ये है कि ये तो आपको ऑर्थोगोनल बेसिस मिल गई। तो अगर आपका क्वेश्चन ये आता है, थ्योरम ये होता है कि एवरी नॉन जीरो फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस हैज एन ऑर्थोगोनल बेसिस, तब तो यहीं तक करना होता है। पर अगर लिख देते हैं हैज एन ऑर्थो नॉर्मल बेसिस, तो इसमें ये 2 लाइन बढ़ा देनी होती है कि बाय नॉर्मलाइजिंग दीस बेसिस वेक्टर्स, अगर हम इन्हीं वेक्टर्स को क्या करें, नॉर्मलाइज कर दें। तो जैसे मैंने बताया था ना, नॉर्मलाइज V1, नॉर्मलाइज करने का मतलब होता है V1 को उसकी नॉर्म से डिवाइड कर देना। तो ऐसे V2 V3 VR सबको उनकी नॉर्म से डिवाइड करेंगे तो तब जो बेसिस बनेगी वो हमारी क्या होगी, ऑर्थो नॉर्मल बेसिस होगी। तो ये आपको मैं बता दिया कि इसको कहते हैं हम लोग ग्राम श्मिट ऑर्थो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। और अगर आप यहाँ तक रोक देते हैं तो वो कहलाता है ग्राम श्मिट ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्शन था ऑर्थोगोनल या ऑर्थो नॉर्मल बेसिस का।
इसी को हम लोग ग्राम स्मिथ प्रोसेस कहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। ओके।